ओके स्टूडेंट्स, देखो, आप लोग को लग रहा हो कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए इसको तो फिर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। हालांकि कुछ चीज़ें बहुत रिपीटिटिव हो जाती होंगी, लेकिन मैं वहाँ फोकस करता हूँ जिसको समझोगे तो सब चीज़ आसान हो जाएगा आगे। ठीक है, देखो, माउथ का क्या काम है? फूड को चैविंग करना और उसको इंजेस्ट कराना, ठीक है, निगलना। फेरिंग्स का काम दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। इसोफेगस का क्या काम है? इसोफेगस का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ ये फूड का पैसेज है, सिर्फ नली है जहाँ से होकर फूड जाता है। काम इसका डाइजेशन है क्या? नहीं, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कोई डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स नहीं है तो डाइजेशन, अरे खाना रुकता ही नहीं है तो डाइजेशन कहाँ का होगा? तो एसोफेगस का काम सिर्फ भोजन के लिए एक रास्ता देना है, ठीक है ना। इसके बाद होता है स्टमक। अमाशय का क्या काम है बताओ? अमाशय का काम है फूड का स्टोरेज। फूड का स्टोरेज करता है, भंडारण करता है। दूसरी बात, स्टोर करने के बाद उसको खूब मिक्स करता है, ग्राइंड करता है। देखो, जे शेप का स्टमक है, जे शेप का स्टमक काफ़ी चौड़ा पार्ट है, ऐसे भी मूवमेंट करता होगा, ठीक है ना, कहीं से भी मूवमेंट कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन भी करता होगा, वर्टिकल कंप्रेशन भी करता होगा, और ऑब्लिक कंप्रेशन। जैसा कि इसका शेप है, स्टमक का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है ना, जे शेप का है। तो इसमें मूवमेंट कैसे कैसे हो सकता है? इसमें मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, वर्टिकल कंट्रैक्शन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन भी हो सकता है, और ऑब्लिक कंट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे मूवमेंट के कारण जो फूड है वो अच्छी तरह से पिस जाता है। पिस जाता है मतलब पिसा जाता है, मतलब ग्राइंड हो जाता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, अच्छी तरह से फूड मिक्स हो जाता है, चर्निंग हो जाता है, या फिर इसको बोल सकते हो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। कोई डाउट? स्टमक के दो काम हुए, फूड का स्टोरेज करता है, फूड की मिक्सिंग करता है या ग्राइंडिंग करता है। ग्राइंड कर दिया। तीसरी बात, स्टमक डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। स्टमक के तीन काम, स्टोरेज, फूड का मिक्सिंग या ग्राइंडिंग करता है, और डाइजेशन भी करता है प्रोटीन का। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एटलीस्ट 4 आवर की ज़रूरत होती है, 4 घंटे ज़रूरी होते हैं कम से कम। इसीलिए स्टमक में प्रोटीनेशियस फूड अगर खाए हैं हम तो वो 4 घंटे तक स्टोर होता है, ठीक है ना। स्टमक के बाद अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखो, मैं पूरा फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वही बता रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? डाइजेशन, ठीक है ना, डाइजेशन करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्प्शन करता, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुका है, डाइजेशन पूरा कंप्लीट 100% कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भी कम से कम 90% से भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है थोड़ा बहुत कम एब्जॉर्प्शन, किसी सब्सटेंस का ही एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मल बनाता है, फीसेस का फॉर्मेशन करता है, मल बनाने का काम करता है।
ठीक है ना। मल बनाने का काम मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कॉम्पैक्ट करता है, एक साथ करता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम। तो ध्यान देना, जैसा इनका काम है वैसे ही इनका हिस्टोलॉजी भी होगा। इनकी औतिकी उत्तक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखो तो जैसा काम वैसे इनकी संरचना। इसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये सिर्फ फूड पैसेज है, ये सिर्फ भोजन को माउथ से स्टमक में पहुंचाने का काम करता है, वो भी जल्दी से। तो यहाँ पर रगड़ होगा, फ्रिक्शन होगा। जब फूड यहाँ आया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से डायरेक्ट सट से चला गया स्टमक में, तो फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा। तो इसको रगड़ से बचने के लिए, रगड़ से बचने के लिए यहाँ पर कुछ अलग मॉडिफिकेशन होगा। स्टमक का काम है ग्राइंड करना, इधर से भी और ऑब्लिक भी। तो स्टमक की संरचना अलग होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, तो उसकी संरचना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए होगी। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन लगभग नहीं करता, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। फीसेस फॉर्मेशन करता है, मतलब मल गुटिकाएँ बनाता है वो, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। देखो, इसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे जीआईटी के पार्ट हैं, गट हैं या एक ट्यूब है, ठीक है, नली है। किसी भी नली में, बॉडी के किसी भी नली में, किसी नली को अगर काटते हो, ये देखो कट सेक्शन, अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, कट सेक्शन, तो सबसे अंदर में ल्यूमेन मिलेगा। यह है ल्यूमेन, खोखला भाग, ठीक है ना, ट्यूब का ल्यूमेन है। ये सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली परत। बाहर में दूसरे ऑर्गन भी हैं, दूसरे अंग भी हैं, हो सकता है उसमें फिसल हो, रगड़ हो इधर उधर, तो बाहर की संरचना अलग होगी। अंदर ल्यूमेन है, ल्यूमेन में फूड कंटेंट है, फूड कंटेंट। तो फूड पे काम कौन करेगा? सबसे अंदर वाली लेयर ही तो फूड पे काम करेगी ना, बाहर वाली लेयर थोड़ी ना अंदर आ रही है। फूड के कांटेक्ट में सबसे अंदर वाली लेयर है। कोई भी नली, किसी भी नली, सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा। ये सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड, ठीक, म्यूकोसा हो गया। दूसरी बात, ये जो म्यूकोसा है, सेल की एक लाइनिंग होती है, सेल की सिंगल लाइनिंग होती है म्यूकोसा, ठीक। और ये जो म्यूकोसा है ये कॉलुमनर होती है, कॉलुमनर हो, मतलब जैसा जगह होगा वैसी होगी, जरूरी नहीं कि कॉलुमनर ही हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब ये लाइनिंग है म्यूकोसा, एक पतली लेयर है, तो इसमें तो ब्लड वेसल होगा नहीं, नर्व्स होंगे नहीं, इसमें ब्लड वेसल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है म्यूकोसा, सबसे इनर लाइनिंग होती है। तो इसके जस्ट नीचे वाली लेयर, म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर जो दूसरी लेयर है, यहाँ पर ब्लड वेसल भी होगी, लिम्फेटिक्स भी होंगी, यहाँ पे नर्व भी होंगी, जो दूसरी वाली लेयर है। ध्यान देना, ब्लड वेसल के लिए, ब्लड वेसल के लिए, लिम्फेटिक्स के लिए, नर्व्स के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। मतलब सब म्यूकोसा काफ़ी मोटी लेयर होगी, थोड़ी मोटी लेयर होगी, जगह चाहिए, मतलब उसमें कोई कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं होगा, हार्ड टिश्यू नहीं होगा, उसमें एरियोलर टिश्यू, फैट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जो दूसरा लेयर है, ध्यान देना, ये होता है सब, मतलब म्यूकोसा के नीचे, सब का मतलब नीचे, सब म्यूकोसा, दूसरी लेयर होती है सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल,
उपस्थित होती है, रक्तवाहिनियाँ होती हैं, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं, इसमें लसिका वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, और तीसरी बात इसमें नर्व भी पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, वो भी कैसा वाला, फैट वाला, या एरियोलर टिश्यू होता है, फैट, तभी तो लूज रहेगा, तभी तो उसमें से ब्लड वेसल क्रॉस करेगी, उसमें से लिम्फेटिक्स क्रॉस करेंगी, उसमें से नर्व्स क्रॉस करेंगी। ओके, तो सेकेंड लेयर होता है सब म्यूकोसा। अब तीसरा लेयर ध्यान से देखना, मैं चौथे लेयर की बात कर देता हूँ। पहले चौथा लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर में बहुत सारे अंग हैं तो रगड़ होता होगा, सिंपल सी बात है। तो रगड़ से बनाने के लिए संयोजी ऊतक, वो भी थोड़ा हार्ड वाला होगा, जिसमें आसानी से फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होने से वह आसानी से नष्ट ना हो। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं सिरोसा। सिरोसा, हिंदी में भी सिरोसा ही कहते हैं, ठीक है ना। ये बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है, ठीक। आहार नाल में ये मेजोथीलियम से जुड़ी होती है। मेजोथीलियम मतलब बाहर वाली लेयर। देखो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, साइकिल के चक्के में सबसे बाहर टायर होता है, उसके अंदर ट्यूब होता है, ठीक है ना। तो ट्यूब के बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है टायर है, वैसे ही यहाँ पर जो अंदर है उसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है सिरोसा। सिरोसा के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो दूसरे अंगों से फ्रिक्शन होने से बचा रही है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम या मेसोथीलियम। नहीं बताने वाला मैं अभी। सिरोसा चौथी लेयर हो गई। अब ध्यान दो, अब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आहार नाल है, या कोई भी नली है, इस नली में गति होगा, या तो ये नली छोटी बड़ी होगी, या तो ये नली मोटी पतली होगी। किसी भी नली में दो टाइप का मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। किसी भी नली में दो टाइप का, अगर ये ऐसी पतली नली है तो दो टाइप का मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, या तो ये नली छोटी बड़ी होगी, कभी लंबी हो जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, या तो ये नली कभी चौड़ी हो जाएगी कभी पतली हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। इसके लिए मसल्स होना जरूरी है। देखो, जो इस नली को, इतनी लंबी नली है, इसको छोटा बनाएगी, मतलब मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, मसल्स के फाइबर्स ऐसे होंगे जो वो छोटे होंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, जब मैंने इसको काट दिया, इस नली को मैंने काट दिया, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा क्रॉस सेक्शन। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे वो आपको डॉट डॉट दिखेंगे अभी। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ऐसे कट गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कट गए हैं, जो छोटा बड़ा करने का काम करते थे। जो मसल इस पाइप को मोटा पतला करेगी वो मसल सर्कुलर होंगी। जो मसल इस पाइप को मोटा पतला करेंगे, कभी सिकोड़ेंगे कभी फैलाएंगे, वो मसल सर्कुलर होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये जो मसल की लेयर है ये मसल लेयर है, ये तीसरी लेयर है। इस मसल लेयर को मस्क्यूलेरिस बोला जाता है, ठीक है ना। मसल की एक लेयर नहीं है, यहाँ पर दो लेयर है। जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, मतलब जो बाह्य हैं वो अनुलंब पेशियां हैं, ठीक है ना। अंदर वाली पेशियां, देखो डायग्राम में देखो, इनर सर्कुलर मसल है,
मतलब जो अंदर की पेशियां हैं अंदर, वो वर्तुल पेशियां हैं। ओके, तो किसी भी ट्यूब में, किसी भी पतली नली में, ठीक है ना, किसी भी ट्यूब में 4 लेयर्स होती हैं। अंदर से बाहर जाए तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सीरोसा। मस्कुलेरिस के 2 लेयर होती हैं किसी भी ट्यूब में, चाहे वो ब्लड वेसल हो, चाहे वो आहार नाल हो, चाहे वो लिम्फेटिक हो, कुछ भी हो। 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सबसे बाहर वाली सीरोसा। मस्कुलेरिस की 2 लेयर होती हैं, अंदर में सर्कुलर और बाहर में लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल है वो पाइप को छोटा बड़ा करने के काम आती हैं, और सर्कुलर मसल्स हैं वो ल्यूमेन को कम ज़्यादा करते हैं, जो आंतरिक गुहा है उसको घटाने बढ़ाने का काम करती हैं। क्लियर है? इसोफेगस में ये चारों लेयर, स्टमक में ये चारों लेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन में चारों लेयर, लार्ज इंटेस्टाइन में ये चारों लेयर। खत्म बात, हिस्टोलॉजी कंप्लीट। समझे मेरी बात? अब देखो, ध्यान देना, ट्यूब या तो छोटा बड़ा हो सकता है या तो मोटा पतला हो सकता है, लेकिन बात रही स्टमक की। स्टमक का मूवमेंट देखो, अब जे शेप का है, बड़ा सा है, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट भी हो सकता है, सर्कुलर मूवमेंट भी हो सकता है और ऑब्लिक मूवमेंट भी हो सकता है। मतलब स्टमक में, ध्यान देना, स्टमक में 3 लेयर्स होते हैं। मस्कुलेरिस में स्टमक का मान लो ये मस्कुलेरिस है, स्टमक के मस्कुलेरिस में 3 लेयर्स होते हैं। इनर सर्कुलर, ठीक है ना, आउटर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और बीच में ऑब्लिक मसल है। तो ध्यान देना, मस्कुलेरिस में 3 लेयर्स होते हैं स्टमक में, बाकी जगह सिर्फ 2 ही लेयर। स्टमक बड़ा है, कहीं भी मूवमेंट होता है, आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब, इसीलिए स्टमक के मस्कुलेरिस में 3 लेयर, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक। ऑब्लिक अंदर होता है या बाहर होता है या बीच में होता है, मैं कंफ्यूज में हूँ। खैर ये चीज़ कोई नहीं पूछेगा, और मैं इस पर अभी, खासकर अभी फालतू मेहनत करना भी नहीं चाहता। ओके, चलो, ये हुई बात। अब मैं बताता हूँ आपको इसोफेगस की हिस्टोलॉजी, इसोफेगस की औतिकी। इसोफेगस में फूड पार्टिकल है वो फास्ट मूव करता है। फूड क्या करता है? फास्ट मूव करता है, ठीक है ना। जब फास्ट मूव करेगा तो म्यूकोसा में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, म्यूकोसा आसानी से क्षति हो सकती है। इसीलिए फ्रिक्शन से बचने के लिए ये म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है या सल्की उपकला की होती है। संयुक्त सल्की, बहुत सारे लेयर होते हैं सल्की उपकला, ठीक है ना। तो इसोफेगस की म्यूकोसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है या स्तरित सल्की उपकला उत्तक की बनी होती है। क्लियर? दूसरी बात, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के ग्लैंड होती है, वो है म्यूकस ग्लैंड। कंप्लीट है म्यूकोसा। म्यूकोसा की 2 खासियत हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ताकि फ्रिक्शन से बच सके, और दूसरी बात, इसमें सिर्फ म्यूकस ग्लैंड ही पाई जाती हैं, इसके अलावा दूसरी ग्लैंड्स नहीं होती। म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा सेम टू सेम वैसी होगी, मस्कुलेरिस जैसे बताया वैसी होगी, सीरोसा जैसे बताया वैसी होगी। क्लियर? इसोफेगस कंप्लीट। दूसरी बात, स्टमक की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। स्टमक, मैं पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको।
स्टमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का पाचन होता है। स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, मतलब प्रोटीन के लिए जो एंजाइम्स होंगे प्रोटीन डाइजेशन के लिए वो स्टमक में ही बनते होंगे, स्टमक में। तो स्टमक का हिस्टोलॉजी पहले बताता हूँ मैं। स्टमक के पार्ट्स कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस क्लियर है। कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर बता चुका हूँ मैं। स्टमक में कि हिस्टोलॉजी में क्या क्या है, सबसे पहले म्यूकोसा, फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा। स्टमक की म्यूकोसा होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम थोड़े कम होते हैं, उससे भी ज़्यादा कॉलुमनर एपिथेलियम होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक की म्यूकोसा। सिर्फ इसोफेगस में ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था, बाकी हर जगह स्तंभाकार कॉलुमनर एपिथेलियम होगा। क्लियर। स्टमक में थोड़े क्यूबॉइडल भी होते हैं, क्लियर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे तो सब कुछ कॉलुमनर एपिथेलियम। म्यूकोसा हो गया। दूसरी बात, सब म्यूकोसा। मस्कुलरिस की खासियत यह है कि इसमें 3 लेयर होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर आ गया और सबसे लास्ट लेयर सिरोसा। बोलोगे सर ये तो बताए हो। हाँ ठीक। देखो इस म्यूकोसा की खास बात बता रहा हूँ और सब म्यूकोसा। चलो ये है स्टमक, क्लियर। मान लो कि मैं स्टमक का ये म्यूकोसा बना रहा हूँ, ये स्टमक की म्यूकोसा है, ठीक है ना। स्टमक का म्यूकोसा, इसके म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा ये है। स्टमक की म्यूकोसा कहीं कहीं पर अंदर धंसी हुई होती है। देखो ये स्टमक की म्यूकोसा है, स्टमक की म्यूकोसा है, क्लियर। और ये बाकी बाहर के चारों लेयर स्टमक की म्यूकोसा। स्टमक की जो म्यूकोसा है, ध्यान देना, ये स्टमक की म्यूकोसा, ये अंदर की ओर धंसी हुई है। ये देखो स्टमक की म्यूकोसा, क्लियर। म्यूकोसा कहाँ चली गई है, ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, ये है सब म्यूकोसा। और ये जो लाइनिंग दिख रही है, जो सेल्स अंदर गई हैं, ये क्या है, म्यूकोसा, ठीक है ना। देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है, ग्रंथि, ठीक। इस ग्लैंड का डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये म्यूकोसा का फोल्डिंग है, डायग्राम बना दिया फंडस पार्ट का। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये अमाशयी ग्रंथि है, अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए, ठीक है ना। तो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं वहीं से तो आएंगे। ये देखो स्टमक के ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक या गैस्टर बोलो एक ही बात है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम बनाएं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ सेल्स हैं, मैं 3 टाइप के सेल बना रहा हूँ।
पहला सेल, दूसरा सेल, मैं ये देखो 3 सेल बना दिया, और एक आध सेल बोलोगे तो और बना दूंगा। देखो ध्यान देना कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। स्टमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम सीक्रेट करना पड़ेगा इसको। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम सीक्रेट करती है, इस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, क्लियर? समझे मेरी बात? प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम सीक्रेट होता है। दिस इज पेप्सिनोजन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन सीक्रेट करने वाली जो सेल है, स्टमक का डाइजेशन का सबसे मेन काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम बनाने वाली सेल है वही तो सबसे मेन सेल होगी। इसीलिए पेप्सिनोजन एंजाइम बनाने वाली सेल को कहते हैं चिप सेल, ठीक है ना? और पेप्टिक सेल, क्लियर? चिप सेल या पेप्टिक सेल। प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन, लेकिन ये चिप सेल बना रही है पेप्सिनोजन। ये एंजाइम का पहले वाला फॉर्म है। ये पेप्सिनोजन डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, पेप्सिनोजन को पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा पेप्सिन में। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl को सीक्रेट करने वाली जो सेल है, इस सेल को हम कहते हैं, ये ऑक्सिलरी सेल्स है, सहायक कोशिका है। ये डायरेक्ट एंजाइम का सीक्रेशन नहीं कर रही हैं, एंजाइम को सिर्फ एक्टिवेट कर रही हैं। इस सेल को हम कहते हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। तो ये चीज़ ध्यान देना, मैं ऐसे याद करता था, एंजाइम का सीक्रेशन करने वाली मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका होती है। तो पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। इसके साथ साथ ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच, स्टमक का पीएच होता है 1.5 टू 2.5, अप्रॉक्स 1.8 के आसपास होता है स्टमक का पीएच। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए जो भी पैथोजन जाता है फूड के साथ वो मर जाता है। दूसरी बात, ये ऑक्जेंटिक सेल कॉसल इंट्रिंसिक फैक्टर या कासल का नैज कारक का सिक्रेशन करती है। देखो, दो चीज़ आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉसल इंट्रिंसिक फैक्टर। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ कॉसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ गया। ये कॉसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बंधता है, विटामिन B12 के साथ, और इसके बाद ही इनका एब्जॉर्प्शन होता है। यदि हमारे स्टमक में पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल नहीं है तो कॉसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, तो हमें विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन करने में दिक्कत होगा। हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और विटामिन B12 के कमी के कारण बाद में दूसरा डिसीज़ होता है, एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया। ओके, क्लियर है? अब ध्यान दो, पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब पेप्सिन काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, ठीक है ना? अब ध्यान देना, ये जो चिप सेल है वो पेप्सिनोजन सीक्रेट कर रही है, प्रोटीन को ख़त्म कर देगा।
पैराइटल सेल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत इरिटेंट है, मतलब एसिड है। अगर पेप्सिन एंजाइम स्किन पर डाल दो तो स्किन ख़त्म, डाइजेशन हो जाएगा, स्किन पूरा गल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो तो स्किन बचेगा क्या, गल जाएगा। तो बोलोगे सर हमारे स्टमक में पेप्सिन भी है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो स्टमक क्यों नहीं गल जाता, ख़राब क्यों नहीं हो जाता, स्टमक का ही डाइजेशन क्यों नहीं हो जाता, हमारे ही टिश्यू का डाइजेशन क्यों नहीं होता? देखो इसका रीज़न है, हमारे जीआईटी में है गॉबलेट सेल, कलश कोशिका, जो सिक्रेशन करती है म्यूकस का, म्यूकस का पूरा लाइनिंग बना देती है। इतना लाइनिंग बनाती है म्यूकस का, इतना लाइनिंग बनाती है म्यूकस का कि इस पेप्सिन का कांटेक्ट हमारी सेल से हो ही नहीं पाता। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कांटेक्ट हमारे सेल से हो ही नहीं पाता। क्लियर है? तो 3 टाइप के सेल्स हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल, गॉबलेट सेल। तीनों का काम समझ लेना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में धसी हुई। एक्चुअली ये म्यूकोसल सेल्स। ओके, क्लियर? कंप्लीट। स्टमक का हिस्टोलॉजी कंप्लीट है। अब स्टमक के हिस्टोलॉजी के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कर लेता हूँ मैं। डिओडिनम और जेजुनम एंड इलियम। ओके, जेजुनम एंड इलियम। देखो आखिर दोनों तो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों में क्या कॉमन होगा? म्यूकोसा होगा, दोनों में सब म्यूकोसा होगा, दोनों में मस्कुलरिस होगा और दोनों में सिरोसा भी होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, डिओडिनम का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य, जो मुख्य कार्य है वो है डाइजेशन, पाचन। जेजुनम और इलियम का मुख्य कार्य, जेजुनम का मुख्य कार्य पाचन भी है और अवशोषण भी है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन दोनों है। इलियम का मेन काम डाइजेशन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है, अवशोषण भी है। तो बोलोगे सर कि तीनों का तो एक ही काम हुआ, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। देखो भोजन का पहले पाचन करोगे तभी तो अवशोषण करोगे ना, तो जो पहले वाला पार्ट होगा उसमें पाचन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और जो सबसे लास्ट पार्ट होगा उसमें पाचन कम होगा और शोषण ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण किस में हुआ? इलियम में। सबसे ज़्यादा पाचन किस में हुआ? डिओडिनम। ठीक है ना, ध्यान देना, डिओडिनम या ग्रहणी सबसे ज़्यादा पाचन करता है, जबकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम करता है। क्लियर? इधर ध्यान दो, स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है, आपको पता है लगभग 6 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना लंबे होने का रीज़न क्या है? जब लंबा होगा तभी तो उसको ज़्यादा सरफेस मिलेगा। लंबे होने से सिर्फ काम नहीं चलता, और सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। हिस्टोलॉजी समझो। मान लो कि ये म्यूकोसा है,
मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ म्यूकोसा, क्यों बना रहा हूँ ऐसा म्यूकोसा, लहरदार क्यों बना रहा हूँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा सतह प्रदान करेगा, ठीक है ना। देखो ये है म्यूकोसा, ये है म्यूकोसल लाइनिंग। आपको मैं बता चुका हूँ कि म्यूकोसा की सेल्स कॉलुमनर होती हैं और सिंगल लेयर की होती हैं। ये म्यूकोसा की सेल्स कॉलुमनर हैं और सिंगल लेयर की। ओके, दूसरी बात मैं ये भी बोल चुका हूँ कि सारे जीआईटी में, पूरे आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए फिसलदार सतह बनाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारी गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट सेल्स या म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है ना, श्लेष्मा स्रावित करती हैं ताकि सतह चिकना बना रहे और एंजाइम से म्यूकोसा की सतह की रक्षा हो सके। क्लियर। दूसरी बात, गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, ये म्यूकस लाइनिंग बनाती हैं, श्लेष्मा का स्तर बनाती हैं ताकि भोजन आसानी से स्मूथली आगे की तरफ फिसलता हुआ चला जाए, ठीक है ना। और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकोसा लाइनिंग है, उसकी सुरक्षा हो सके। पूरे आहार नाल में गॉबलेट सेल होंगी। दूसरी बात, सरफेस को बढ़ाने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उभार है, फोल्डिंग है, इसको हम कहते हैं विलाई या अंकुर, अंकुर बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान देना कि ये जो सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं। ये मान लो एक कोशिका है, इस कोशिका में भी बहुत सारे प्रोजेक्शन होती हैं। ये देखो, एक कोशिका में बहुत सारे प्रोजेक्शन, इस कोशिका में भी बहुत सारे प्रोजेक्शन। फोल्डिंग तो है म्यूकोसा में, जिसको हम कहते हैं विलाई। लेकिन मान लो कोई ये एक सेल है, तो इस एक सेल में भी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फोल्डिंग होते हैं, तो सरफेस और ज़्यादा बढ़ गया। इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर। म्यूकोसा की फोल्डिंग है अंकुर, और हर एक सेल में और भी बहुत सारे प्रोजेक्शन, जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश, वैसी ब्रश बॉर्डर है ये माइक्रोविलाई। इसको माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर। ओके, ब्रश बॉर्डर, ठीक। म्यूकोसा के बाद वाली जो लेयर है उसको कहते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, पहली लेयर म्यूकोसा, दूसरी लेयर सब म्यूकोसा, ठीक, सब म्यूकोसा। आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ कि सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल होती है, सब म्यूकोसा में नर्व होते हैं, सब म्यूकोसा में लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल होता है, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं। क्लियर। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद वाली लेयर मस्कुलरिस, और सबसे बाहर वाली लेयर सीरोसा। ये 4 लेयर हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। यही 4 लेयर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का काम एब्जॉर्प्शन नहीं है, डाइजेशन नहीं है।
इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में सरफेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई होंगे क्या? नहीं होंगे। विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ पाए जाते हैं? विलाई और माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में? जहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस बढ़ाना है, वो होता है इलियम में। क्लियर? अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर डाइजेशन करना पड़ेगा। तो डाइजेशन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स भी सीक्रेट करने पड़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, थोड़ा देखना, इधर ध्यान देना। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वो अंदर तक धंसी होती है। ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक जाती है। ठीक है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक चली गई। ये देखो, सब म्यूकोसा तक चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा तक चली गई। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा अंदर धंस गई है, इसको हम कहते हैं क्रिप्ट। का मतलब खांच होता है। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। ठीक है ना? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन। इस क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन में कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो एंजाइम का संश्लेषण करेंगे। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन में देखो, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। पैनिथ सेल्स होती हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन से, स्क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ओके, ठीक है। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन के और नीचे कुछ ग्लैंड होते हैं। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन के आसपास में डिओडिनम में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो, मैं बात कर रहा हूँ डिओडिनम का। डिओडिनम में क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन प्रेजेंट है, ठीक है ना? और इलियम में भी क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन प्रेजेंट है। दोनों जगह क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन उपस्थित होते हैं, डिओडिनम में भी, इलियम में भी। तो सिंपल सी बात है, दोनों जगह डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। दोनों जगह डाइजेस्टिव एंजाइम, दोनों जगह जो पाचक एंजाइम है वो स्रावित होंगे। क्रिप्ट ऑफ लीबरकुन के बाद सब म्यूकोसा में, ये कहाँ है? सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, जो क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करते हैं। बाइकार्बोनेट बेसिक होता है, ठीक है ना? ये एंजाइम का सिक्रेट नहीं करते, सिक्रेशन नहीं करते। ब्रूनर्स ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट नहीं करते। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ जो क्षारीय द्रव है, अल्कालाइन लिक्विड है, उसको सिक्रेट करते हैं। ओके, तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ डिओडिनम में पाए जाते हैं, इलियम में नहीं पाए जाते।
क्लियर। ये डुओडेनम और इलियम की हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी में ध्यान ये देना है, चारों लेयर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फोल्डिंग्स होते हैं, उनको विलाई कहते हैं। हर एक सेल में भी फोल्डिंग होते हैं, सेल के फोल्डिंग को ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई के कारण जो सरफेस है वो कई गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना, सरफेस बहुत बढ़ गया। विलाई के बीच बीच में क्रिप्ट ऑफ लिवर कून पाए जाते हैं, खांच पाए जाते हैं, जहाँ से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। ये एंजाइम को सिक्रेशन के लिए कहाँ से हुआ है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कून। कहाँ से आ रहा है ये एंजाइम वाला रस, कहाँ से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आ रहा है। इसीलिए इन सभी एंजाइम्स को, जो भी एंजाइम है, जो भी जूस है, रस है, उसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, सक्कस का मतलब जूस, एंटेरिकस का मतलब इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। सक्कस एंटेरिकस, जितने भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं सबको हम एक साथ सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ओके, ठीक है ना। ये डाइजेशन करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी याद रखना है। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ डुओडेनम में पाए जाते हैं, इलियम में नहीं पाए जाते ब्रूनर्स ग्लैंड। क्लियर, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता।